नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। हम लोग बात करने जा रहे हैं अन्नामलाई के इस्तीफे की और उसकी पूरी कहानी जानने के प्रयास करेंगे और ये भी प्रयास करेंगे कि आखिर भारतीय जनता पार्टी काम कैसे करती है और अन्नामलाई और भारतीय जनता पार्टी के पीछे क्या कन्फ्लिक्ट आया। आखिर ऐसा क्या हुआ जिसमें लोग कह रहे थे कि भाई ये तो सिंघम है, जिसमें लोग कह रहे थे कि भाई अन्नामलाई ही बीजेपी का तमिलनाडु में भविष्य है। अगर ये व्यक्ति ये कह रहा, लोग ये कह रहे थे, अन्नामलाई के कई एक फॉर्मूले वहाँ पास भी हुए, यानी कि सफल भी हुए। और पिछले इलेक्शन में 2014 के इलेक्शन में बीजेपी ने सबसे ज़्यादा 11% वोट पाए थे। अन्नामलाई को जब वहाँ से हटाया गया तो तमाम पोस्टर भी लगाए गए थे कि भाई हमारा लीडर आओ और हम पर रूल करो। अन्नामलाई जब वहाँ से हटे थे, मतलब अध्यक्ष के पद से हटे थे, तो उस समय भी ऐसा कहा जा रहा था कि अन्नामलाई जो है वो नाराज हैं। ये कहा जा रहा था कि बीजेपी ने उनको हटाकर गलत किया। ये कहा जा रहा था कि अब तमिलनाडु का भविष्य ठीक नहीं है जो दूसरे अध्यक्ष बनाए। इसके लिए हमें दो चीज़ें जाननी पड़ेंगी। पहली बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी का इतिहास क्या है, दूसरी बात यह है कि अन्नामलाई का इतिहास क्या है, आइडियोलॉजी कन्फ्लिक्ट कैसे हुआ और राजनीतिक परिवर्तन हुए आखिर कैसे। अन्नामलाई के बारे में पहले जानते हैं। अन्नामलाई एक सामान्य कृषि परिवार में पैदा हुए, फिर उन्होंने पढ़ाई लिखाई की, इंजीनियरिंग की डिग्री ली। बीटेक करने के बाद इंजीनियरिंग के बाद उन्होंने फिर आगे मास्टर्स की डिग्री ली। मास्टर्स की डिग्री लेने के बाद वो सिविल सर्विसेज में अपीयर हुए। 2011 में आईपीएस हो गए। आईपीएस होने के बाद उनकी पोस्टिंग हो गई एएसपी के पद पर, फिर एसपी वहीं हो गए, फिर असिस्टेंट कमिश्नर हो गए। फिर उनको लगा कि नहीं, ये तो ठीक नहीं है, मेरे अंदर पोटेंशियल बहुत है और मैं सिंघम के नाम से जाना जाता हूँ। ये स्ट्रेटजी का पार्ट भी हो सकता था क्योंकि 2011 से लेकर और 2018 तक बहुत ज़्यादा समय नहीं, 6-7 साल, इसमें 4-5 साल तो ट्रेनिंग में ही चले जाते हैं। बार बार लाभासा भेजा जाता है, बार बार वापस आते हैं, कुछ प्रक्रियाएं चलती हैं। जब फुल पावर दी जाती है एसपी की, तब ये मानकर चलते हैं कि भाई ये अधिकारी अब बन गए हैं, अब ये फाइनली हो गए। अन्नामलाई ट्रेनिंग पीरियड के तुरंत बाद जब वो असिस्टेंट कमिश्नर की पोस्ट पर आ गए या फिर वो एसपी की पोस्ट पर आ गए तो उनको लोग सिंघम कहने लगे कि भाई ये सिंघम है, स्टाइल में काम करते हैं। और ये वो शायद उनकी तेजी की वजह से, शायद उनके त्वरित एक्शन की वजह से नाम मिलने लगा तो अन्नामलाई को लगा कि वो राजनीति चला सकते हैं। उन्होंने इस्तीफा दिया, भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लिया। उनको लगा कि भारतीय जनता पार्टी तमिलनाडु में अपनी जड़ें जमाने की कोशिश कर रही है, पैर जमाने की कोशिश कर रही है और मैं ऐसा कर सकता हूँ। सबसे कम उम्र के 34, 35, 36 साल की उम्र में उनको पार्टी ने बड़े दायित्व दे दिए। बड़े दायित्व मतलब उनको प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। हालांकि एक बात समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी का जो इतिहास है, अब भारतीय जनता पार्टी के इतिहास पर आते हैं। भारतीय जनता पार्टी ओरिजिनली जनसंघ है। जनसंघ नेहरू की पॉलिसीज के खिलाफ खड़ा हुआ था देश में। श्यामा प्रसाद मुखर्जी सामने मुखर होकर आए थे, लेकिन आइडियोलॉजी ना चेंज हो। आज पूज्य गुरु जी का दिन भी है, पूज्य गुरु जी को आज लोग याद कर रहे हैं, जो दूसरे सरसंघ चालक थे जिन्होंने जनसंघ की स्थापना करने के लिए आश्वासन दिया था। कुछ लोगों को उस समय दे दिए गए, लेकिन बात ये थी कि जनसंघ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा को नहीं छोड़ेगा। पॉलिटिकल जरूरत है तो आप आइए और लड़िए, हम आपके साथ हैं, हम खुद पॉलिटिकल पार्टी नहीं बन पाएंगे। जनसंघ 1967 तक मैं समझता हूँ 37-38 सीटें लेकर आया था। दिल्ली में 7 में से 6 सीटें शुरुआत से ही मिलनी शुरू हो गई थी। पहले इलेक्शन में ही जनसंघ को 2 सीटें मिल गई थी। फिर बाद में जनसंघ जनता पार्टी में कन्वर्ट हुआ। जनता पार्टी जब फेल हुई तो फिर भारतीय जनता पार्टी बनी और भारतीय जनता पार्टी में भी प्रचारक ही रहे अटल बिहारी वाजपेयी जैसे लोग। अटल जी की सरकार पहली बार बनी, फिर उसके बाद अटल जी ने कहा कि हम चूटी से भी करप्शन नहीं करेंगे। सरकार एक वोट से गिर गई। समझ में आया कि नहीं, हमारे देश में अब जो परिस्थिति आ गई उसमें सरकार बनाना ज़्यादा ज़रूरी है। तब तक मोदी जी मिल गए मतलब एक खोज
मान लीजिए, या सरसंघ चालक के शब्दों में कि हमें ऐसा लीडर मिल गया, मोदी जी मिल गए, मोदी जी प्रिवेल कर गए, लेकिन मूल विचारधारा वही रही। मोदी जी भी प्रचारक हैं, और प्रचारक का मतलब है कि जो अपना घर बार सब छोड़कर देश के नाम हो लिया, उसको संघ ने प्लेटफॉर्म दिया। और संघ की खास बात यह है कि वो गरीबी अमीरी नहीं देखता, संघ उपयोगिता देखता है। संघ को जब लगता है कि ये व्यक्ति मेरे लिए उपयोगी है तो वहां वो बिठा देता है, लेकिन निष्ठा जरूर देखता है कि उसकी निष्ठा कितनी। ऐसा तो नहीं है कि हम उसको वहां बिठा दें, फिर वो तोड़ा फाड़ी करे, वहां पॉलिटिक्स करे और पॉलिटिकल पार्टी में भी जाए तो वो क्या कर सकता है स्थायी रूप से। एक लाइन हमेशा से संघ कहता आया है, एवरीवन इज इंपॉर्टेंट, एवरीवन इज वैल्यूएबल, बट नो वन इज इंडिस्पेंसेबल। ये संघ की लाइन है। इस लाइन पर वो कहते हैं हर एक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हर व्यक्ति की हमारे अंदर भावना है वो हमारे लिए अमूल्य है, लेकिन कोई भी व्यक्ति अपरिहार्य नहीं है। ये संघ है। पूज्य गुरु जी कहा करते थे कि अगर कोई नहीं मिलेगा तो परमात्मा चलाएगा, क्योंकि हिंदू समाज को बनाना है और भारत को बचाना है तो परमात्मा का काम है, क्योंकि हिंदू खत्म, भारत खत्म तो ये दुनिया खत्म हो जाएगी, ये निर्जीव पृथ्वी हो जाएगी, ग्रह की तरह कहलाएगा, कभी यहाँ जीवन था। इसलिए हिंदुओं को बचाना परमात्मा का काम है जिसने ये पृथ्वी बनाई है। ऐसी परिस्थिति संघ की है। अब अन्नामलाई जब वहां पर आए तो उन्होंने कुछ फॉर्मूले करे होंगे, तो बीजेपी ने उनको समर्थन दिया होगा और उनको फ्री हैंड दिया। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी को लगा कि डीएमके की पोजीशन अच्छी नहीं है, एआईडीएमके के साथ मिलकर ही चुनाव लड़ना चाहिए। एआईडीएमके ने के साथ जब चुनाव की तैयारी हुई तो अन्नामलाई थोड़े कट गए। अन्नामलाई का विचार था कि नहीं, हम अकेले चुनाव लड़ेंगे यहाँ पर, लेकिन एआईएडीएमके के साथ बीजेपी आ गई। उम्मीद पूरी यही थी कि एआईडीएमके बीजेपी मिलकर वहां सरकार बनाएगी, लेकिन टीवी के बीच में आई, उसने एक बड़ा उलटफेर कर दिया, और उसने इतना बड़ा उलटफेर कर दिया कि सबको पीछे छोड़ दिया। ऐसी परिस्थिति में अन्नामलाई को यह लगा कि उनके फॉर्मूलों की वजह से 11% उनको वोट मिले थे, लेकिन याद रखने की बात है तब टीवी के चुनाव नहीं लड़ी थी। उनको लगा कि हम स्वतंत्र सरकार बना सकते हैं और मैं यहाँ का सर्वमान्यता हूं। लोग तारीफें मार रहे हैं, आयु कम है तो क्या हुआ, लोग तारीफें तो मार रहे हैं, भर भर करता ये तारीफें मार रहे हैं। अब जब लोग तारीफें इतनी कर रहे हैं, फिर 5 साल की पॉलिटिक्स में एक सितारा खिला, तो फिर भारतीय जनता पार्टी क्या कहलाती है? भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं है, यानी कि तमिलनाडु के अंदर बीजेपी ही एक ऐसी पार्टी है जो तमिलनाडु के अंदर अन्नामलाई की वजह से जिंदा है। अन्नामलाई बीजेपी नहीं, अन्नामलाई से बीजेपी तमिलनाडु में है, ऐसा उनको आभास होने लगा। उन्होंने चुनाव के दौरान ही कहा कि एआईडीएमके से आप कर रहे हैं तो मैं जाना चाहता हूं। तब भारतीय जनता पार्टी ने उनसे कहा होगा कि तुम जो हो वो अभी मत जाओ, अभी चुनाव लड़वा लो, चुनाव के बाद चलेंगे। अन्नामलाई ने भी चुनाव में पूरी प्रक्रिया अपनाई थी, पूरा जोड़ लगाया था, लेकिन टीवी के चूंकि प्रिवेल कर चुकी थी इसलिए ऐसा हो गया। टीवी के इस आंदोलन को देखते हुए, जोसेफ विजय को देखते हुए, अन्नामलाई को बाद में ये एहसास हुआ कि जैसे टीवी के अगर ये बना सकती इंफ्रास्ट्रक्चर तो हम भी बना सकते हैं, हम भी यहाँ स्वतंत्र खड़े हो सकते हैं और हम यहाँ एक नई पॉलिटिकल पार्टी बनाकर चला सकते हैं। वो गए और उन्होंने प्राथमिक सदस्यता तक से इस्तीफा देने की बात कही। 1-2 दिन तो चलता रहा मूड मनोवर, लेकिन उसके बाद नितिन नवीन जी ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया। अब स्वीकार कर लिया तो लोग कहने लगे कि भाई कोई और ऑप्शन तो था नहीं, आपने स्वीकार कैसे कर लिया, अन्नामलाई की बात माननी थी। अब इसमें एनालिसिस करने की आवश्यकता है। जब ये कहा गया कि कोई भी अपरिहार्य नहीं है, संघ कहता है कोई अपरिहार्य नहीं है, न मैं, न सरसंघ चालक, न मोदी जी, न अडवाणी जी, न अटल जी, मैं सबकी बात एक ही बात में कह गया। संघ के लिए, संघ विचारधारा के लिए कोई व्यक्ति इंडिस्पेंसेबल नहीं, अपरिहार्य कोई नहीं है। अडवाणी जी अगर ये सोचते हैं कि अपरिहार्य है तो वो भी नहीं है, अटल जी सोचे अपरिहार्य है तो वो भी नहीं है, और मोदी जी सोचते हैं कि वो अपरिहार्य है तो वो भी नहीं है, और सरसंघ चालक खुद भी अगर सोचते हैं कि वो अपरिहार्य है तो वो भी नहीं। क्योंकि संघ कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो पेड सैलरी चलती हो जिससे किसी को लाभ मिलता हो। संघ में काम करने वाला एक एक स्वयंसेवक
निस्वार्थ भाव से काम करता है, निःश्रेयस भाव से काम करता है और वो ये सोचकर काम करता है कि मेरा देश है, मुझे मेरे देश को बनाना है, मेरे देश को मुझे बचाना है, ये मेरा दायित्व है, मुझे एक प्लेटफॉर्म चाहिए, वो प्लेटफॉर्म संघ हमारे विचार से मिलता है, इसलिए मुझे वहां मिलकर काम करना चाहिए। ना संघ किसी को कुछ दे सकता है और इसके लिए तो लगातार संघ एक बात कहता है, कबीरा खड़ा बाजार में लय लुकाटी हाथ, जो घर फूके आप सो चले हमारे साथ। हमारे जैसे फक्कड़ लोग जो अपना घर फूंक के साथ में चलते हैं, ऐसे करोड़ों स्वयंसेवक मिलकर संघ चलाते हैं और संघ में कोई आदेश लिखित नहीं दिया सकता कि आप हमें आदेश दे देंगे और मैं नहीं मानूंगा तो मेरा इनकाउंटर हो जाएगा, मैं नहीं मानूंगा तो मुझे सर्विस नोटिस मिल जाएगा, मैं नहीं मानूंगा तो मुझे नौकरी से हटा दिया जाएगा। अरे भाई, मैं इसलिए मानता हूं या कोई भी इसलिए मानता है कि हमें अपना देश बनाना, मेरी अपनी पर्सनल विशेष नहीं हो सकती, कलेक्टिव हो सकती है, मेरा अपना विचार हो सकता है, मैं बड़ों के सामने रख सकता हूं। और दूसरी बात यह भी है कि कोई भी व्यक्ति अपने आप को अपरिहार कहता है। आप अपरिहार कहने वालों में माननीय कल्याण सिंह जी थे, अब तो वो चले गए और बाद में भाजपा में वापस भी आ गए थे, लेकिन कभी बीजेपी ने नहीं सोचा कि कल्याण सिंह जी के जाने के बाद क्या होगा। कभी अपरिहार बातों में शंकर सिंह वाघेला हुआ करते थे, अपरिहार लोगों में अपने आप को अपरिहार समझने वाले केशुभाई पटेल जी हुआ करते थे, अपने आप को अपरिहार समझने वाले बहुत सारे लोग अभी भी हैं, पार्टी में वापस आ गए हैं, अपना राशन पानी चला रहे हैं, लेकिन कभी भी बीजेपी ने यह नहीं सोचा कि यह व्यक्ति अपने आप को अपरिहार समझता है, मेरे लिए भी अपरिहार है। और यहां तक उत्तर प्रदेश में लंबे समय तक सरकार नहीं आ पाई, बहुत बड़े परित्याग करने पड़ते हैं, लेकिन अपरिहार यहां कोई नहीं होता। और दूसरी बात है कि भारतीय जनता पार्टी में कलेक्टिव डिसीजन होता है, जो नेतृत्व में है उस नेतृत्व को ही आपको मानना पड़ता है, जो नेतृत्व में है वो नेतृत्व ही फाइनल होता है और वो नेतृत्व कलेक्टिव, एक उसके पास इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है, वो एक कलेक्टिव डिसीजन लेता है जो सबको मानना पड़ता है। ऐसे लोग जो कहें मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं पार्टी से चला जाऊंगा, जो लोग कहें कि मुझे महत्व देनी चाहिए, जो ये कहें कि मुझे तमिलनाडु का आप फिर से अध्यक्ष बना दीजिए पहली बात और 7 साल तक आप मत बोलिए, मैं स्टैब्लिश करूंगा। अब सोचो कि 7 साल तक अगर नहीं बोलते और बीजेपी के बैनर में तमिलनाडु में अन्नामलाई स्टैब्लिश हो जाए और कल को वो कहें कि अब तो मैं जा रहा हूं, आज जैसे कह रहे हैं तब कहें कि मैं जा रहा हूं, 7 साल बाद कहें कि मैं जा रहा हूं, तो फिर पूरा सिस्टम वो हैंग कर चुके होंगे। तब क्या बीजेपी एफोर्ड कर पाएगी उनका जाना? दोबारा एस्टैब्लिश हो सकती है। और जो अपरिहार समझे, क्या उस व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी में रहना चाहिए या भारतीय जनता पार्टी उस किसी भी व्यक्ति की जिसकी महत्वाकांक्षा बहुत बड़ी हो, वो महत्वाकांक्षा पूर्ण करने का स्थान है? ऐसा कोई भी व्यक्ति जो भारतीय जनता पार्टी के साथ है और संघ विचारधारा का है, वो कभी ये नहीं कहता मेरा ये काम है कि वो काम है कि ऐसा काम है कि वैसा काम है, मुझे सरकार से लाभ दे दो, मुझे सरकार से कुछ दे दो। मैं आपके सामने जीता जागता इलस्ट्रेशन संघी हूं और मैं बता रहा हूं कि मैं बहुत वर्षों से, मतलब मैं बाल स्वयंसेवक था या तब से मैं जाता हूं और उससे बाद बड़े बड़े देश भर में बहुत सारे आयोजनों में मैं शामिल हुआ, बहुत सारे कामों में मैं शामिल हुआ, लेकिन आज तक मुझे 4 आने का कोई लाभ दिखता नहीं है कि मिला। लेकिन फिर भी मैं संघी इसलिए हूं क्योंकि मेरे देश के लिए एक प्लेटफॉर्म मुझे मिला है जो मैं अकेला नहीं कर सकता था। उसमें अगर मैं लेश मात्र भी कॉन्ट्रीब्यूशन कर सकता हूं, केवल दिशा प्राप्त कर सकता हूं, केवल विचार प्राप्त कर सकता हूं और वो आइडिया ले सकता हूं जिससे मुझे संतुष्टि मिले, तो वो आइडिया भी संघी होने के नाते, संघ का स्वयंसेवक होने के नाते संघ का आभार प्रकट करने के अलावा कोई अपने पास ऑप्शन नहीं है। मैं कहूं कि मुझे पॉलिटिक्स में इच्छा तो मेरी भी है कि भाई मुझे दायित्व तो मिले, तो मैं शायद एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी को अच्छे समझता हूं, मैं पॉलिटिक्स को भी समझता हूं, मैं विदेश नीति को भी समझता हूं, मैं वो व्यक्ति हूं जो स्वयं लीगल मतलब क्वालिफाइड है, स्वयं पढ़ाता है, जजेस के प्रमोशनल एग्जाम पढ़ाता है। मैं वो व्यक्ति हूं जो देश के सीधे सुप्रीम कोर्ट में आए केसेस पर पहले से एनालिसिस करके बताता हूं। अपनी प्रैक्टिस में करता हूं वो तो करता ही हूं, लेकिन उसके अलावा तमाम न्यूज चैनलों पर मैं बीइंग ए कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट पहले से बैठता हूं और जो मैंने आज तक कहा होगा
पिछले 10-12 साल से जब से मैं टीवी चैनल्स पर बैठता हूं, एक भी डिसीजन ऐसा नहीं हुआ जो मैंने आज बताया और कल डिसीजन हो रहा हो, वो डिसीजन ना हुआ हो। इसके अलावा मैं एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी, सरकारी मशीनरी, भारतीय शास्त्र, भारतीय सिस्टम सब जानता हूं और काम भी उसी प्रकार का करता हूं जो पॉलिटिकल लोगों को करना चाहिए। जिस प्रकार के लोग पॉलिटिक्स में होने चाहिए वैसा मैं समझता हूं कि मेरा वैसी क्वालिफिकेशन है, लेकिन आज तक कुछ नहीं मिला। लेकिन इस बात का मलाल भी इसलिए नहीं है क्योंकि बड़ों ने जो तय किया होगा वही होगा। उन्होंने अगर मुझे योग्य समझा होगा तो वही काम दिया, मुझे नहीं योग्य समझा तो नहीं काम दिया। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि मैं इस्तीफा देकर चला जाऊं, इसका मतलब ये तो नहीं है कि मैं आपके खिलाफ रिवोल्ट बोल दूं, इसका मतलब ये तो नहीं है कि मैं नई ऑर्गेनाइजेशन बनाकर सरकार बना लूंगा। क्यों? क्योंकि अलग होने से विभेद पैदा होता है और विभेद पैदा होने से समस्याएं होती। मैं स्वयं क्वालिफाइड हूं और जिन पोस्टों के लिए देश में जो सबसे टिपिकल एग्जाम होते हैं, एचजीएस का, आईएएस से भी ऊपर एक एग्जाम होता है हायर जुडिशियल सर्विसेज का, वो मैं क्वालिफाइड हूं। लेकिन हमें नौकरी करने का शौक नहीं है, मुझे देश में काम करने का शौक है, मैं अपने हिसाब से करता हूं। इसलिए हम वो जो दृष्टि संघ ने दी उसके अनुसार काम करते हैं। अब अगर कोई भी व्यक्ति जो संघ के किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो कि उससे कंफर्टेबल हो, वैसा कोई व्यक्ति अगर कहता है कि मैं अलग हूं, संघ उसको टॉलरेट नहीं कर सकता, बीजेपी उसको टॉलरेट नहीं कर सकती और संघ का कोई भी संगठन उसको टॉलरेट नहीं कर सकता, क्योंकि हमें उसकी योग्यता से ज़्यादा निष्ठा की आवश्यकता होती है। हमें योग्यता से ज़्यादा निष्ठावान व्यक्ति चाहिए जो कि लंबे समय तक साथ चल सके। नहीं आता उसको तो हम सिखा लेंगे, लेकिन बहुत होशियार व्यक्ति है, बहुत काबिल व्यक्ति है, लेकिन वो निष्ठावान नहीं है, तो उस व्यक्ति का, अगर वो महत्वाकांक्षी है तो उस व्यक्ति का कोई उपयोग नहीं, वो इंडिस्पेंसेबल यानी कि अपरिहार्य नहीं हो सकता। अन्नामलाई का महत्वाकांक्षा और उनको लगना कि वो तमिलनाडु की राजनीति में बीजेपी के बैनर तले खुद बैठ जाएंगे और फिर बीजेपी को साइड कर देंगे, ये बीजेपी तब एफर्ट नहीं कर सकती। इसलिए उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया, उनकी कंडीशनों को माने बगैर उनका इस्तीफा स्वीकार किया गया। और मैं समझता हूं कि अन्नामलाई जी को शुभकामनाएं। जो व्यक्ति संघ विचारधारा या भारतीय जनता पार्टी में रगड़ कर नहीं आया हो या पॉलिटिक्स फील्ड में रगड़ कर नहीं आया हो, सीधे सीटों पर आ गया हो, क्या भारत के चीफ सेक्रेटरी को प्रधानमंत्री बना देना चाहिए? मैं तो नहीं समझता, क्योंकि जो कर्मचारी है वो कर्मचारी है, उसकी सोच एक लिमिटेड सोच है। लेकिन जो पॉलिटिक्स है वो जमीन पर लड़नी पड़ती है, बहुत सारी समस्याएं सामने आती हैं। समाज का काम करना, बिना धन के काम करना, संघ जैसे करता है, बहुत कठिन काम है। अपना कमाना, अपना खाना और संघ के लिए भी कमाना, और मतलब ये संस्था चलाने के लिए भी कमाना और फिर समाज के काम करने के लिए भी कमाना, बहुत कठिन काम है। ये इतना आसान नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ निष्ठा से काम किया जा सके या फिर संघ के किसी भी ऑर्गन के साथ निष्ठा से काम किया जा सके। इसका परिणाम है कि अन्नामलाई ने इस्तीफा दिया और अपरिहार्य कोई नहीं है तो इस्तीफा उनका स्वीकार भी हुआ। सरकार बने या ना बने, कोई संघ या बीजेपी सरकार बनाना उनका काम है, लेकिन सरकार नहीं बनती इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है या सरकार इन किसी और ऐसे व्यक्ति से बने जिसकी महत्वाकांक्षा बहुत ज्यादा है। तो देखिए, ये तो किसी भी संगठन में स्वीकार नहीं किया जा सकता। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।